चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है प्रोटीन। यूनिट 3 से है। सबसे पहले हम प्रोटीन की देख लेते हैं। तो प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वैज्ञानिक थे मुल्डर। इन्होंने 1840 में शो किया था और इनका कहना था कि वे पदार्थ जो जीवधारियों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इनके माध्यम से ही जीवन की विभिन्न क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। ये बोल सकते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। और अमीनो अम्ल के इनको बहुलक भी बोल सकते हैं हम, पॉलीमर्स। एमिनो अम्लों की जो छोटी श्रृंखलाएं होती है ना सामान्यतः उन्हें हम पेप्टाइड कहते हैं और इनकी जो बड़ी श्रृंखलाएं होती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। तो प्रोटीन्स में एमिनो अम्ल एक रेखिक विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं और इस प्रकार के विन्यास को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, प्राथमिक संरचना। जैसे आपकी एलामिन, फिर ग्लाइसिन, उसके बाद ग्लाइसिन, फिर हिस्टाडीन और ल्यूसीन, इस तरह ये रेखिक अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। वही बात करें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो कुछ प्रोटीन्स में एमिनो अम्ल की श्रृंखला कुंडलित होकर के हेलिक्स का या हेलिक्स के रूप में विन्यासित हो जाती है और इस प्रकार के विन्यास को ही हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। देखिए सन 51 में लिनस पाउलिंग और रॉबर्ट कोरे ने 1951 में शो किया था कि जो प्राकृतिक हाइड्रोजन बंधों के आधार पर जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका अल्फा हेलिक्स। इनमें अल्फा हेलिक्स में जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं एक सर्पिल सीढ़ी का रूप ग्रहण कर लेती है और प्रत्येक घुमाव में एमिनो अम्ल के तीन तिहाई अणु प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हेलिक्स के कुंडलन श्रृंखला के मुख्य अक्ष पर या अक्ष के समांतर स्थित जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा ये बोल सकते हैं हम बंधे होते हैं। इस प्रकार की संरचना या तो फ्लेक्सिबल होती है या इलास्टिक होती है, नगण्य या प्रत्यस्थता। किंतु कुछ ऐसे पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो इनमें स्थिरता प्रदान करती है इसे। साथ ही साथ जो चेन्स होती है इनकी श्रृंखलाएं, उनको और अधिक विस्तृत करने पर इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना वो टूट जाते हैं, किंतु श्रृंखलाओं को विश्राम करने पर ये क्या हो जाती है, पुनः निर्मित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अल्फा हेलिक्स, जैसे पेशियों के मायोसिन, साथ ही साथ हेयर, नेल्स आदि के जो केराटिन प्रोटीन्स होते हैं ना उनमें मिलते हैं ये। साथ ही साथ प्रोटीन की तो द्वितीयक संरचना के अंतर्गत एक सीढ़ीदार घुमाव के बीच में इनके मध्य की दूरी 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक घुमाव के एमिनो अम्ल के जो अणु होते हैं वो 3.6 होते हैं। साथ ही साथ एमिनो अम्ल के बीच की जो दूरी होती है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है और ये अल्फा हेलिक्स के जो 5 घुमाव होते हैं ना उनमें टोटल 18 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और उनके बीच की दूरी 27 एंगस्ट्रॉम होती है। वही बात करें हम बीटा प्लेटेड शीट की, तो इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में बनती है और मुख्य श्रृंखलाओं के लंबवत स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो चेन्स होती है वो इलास्टिक नहीं होती हैं क्योंकि इनके जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना चेन पहले से ही विस्तारित अवस्था में प्रेजेंट होती है, किंतु इनके जो बहुत अधिक प्रबल या हम बोल सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी हो प्रेजेंट होती है उनमें, वो जैसे सिल्क के रेशे होते हैं ना 20 अनुरूपण, उनका ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपकी जो बीटा प्लेटेड शीट होती है इसकी संरचना अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाओं के हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनती है। इसमें एक पेप्टाइड श्रृंखलाओं का जो NH होता है वो दूसरे पेप्टाइड श्रृंखलाओं के CO समूह के हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन की इस प्रकार की संरचना में
इनकी जो पेप्टाइड चेन होती है एक दूसरे के समांतर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ आपकी जो बीटा होती है, बीटा प्लेटेड शीट, ये दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी पैरेलल होती है और दूसरी एंटी पैरेलल। हम यहाँ पे आपकी पैरेलल चेन की बात करें तो इस प्रकार की संरचना में जो प्रत्येक पेप्टाइड श्रृंखलाओं के पहले सिरे पर, एक सिरे पर आपकी एन टर्मिनल एंड होती है, साथ ही साथ इसी के दूसरे सिरे पर आपकी सी टर्मिनल एंड प्रेजेंट होती है। वही हम बात करें एंटी पैरेलल की, तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, इस प्रकार की संरचना में एक पेप्टाइड श्रृंखला के एक सिरे पर आपकी एन टर्मिनल सिरा प्रेजेंट होता है, उसी के दूसरे सिरे पर आपकी सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। इसी के जस्ट अपोजिट इसके दूसरे पेप्टाइड श्रृंखला में पहले पेप्टाइड के विपरीत प्रारंभ में यहाँ पे सी टर्मिनल एंड प्रेजेंट होता है और इसके एंडिंग पे एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है। और ये एक पेप्टाइड चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। इस संरचना के समय या निर्माण के समय हम बोल सकते हैं जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं मुड़ जाती हैं, मुड़ जाने की वजह से जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह लूप क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। एच जो हम बोल सकते हैं एम बॉन्डेड स्ट्रैंडेड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, वो क्या होते हैं, बीटा संरचनाओं का निर्माण करती हैं। हम जिसे हम बीटा टर्न या बीटा बैंड या हम उसे बी हेयरपिन बैंड भी कह सकते हैं। या बीटा टर्न जो प्रोलिन होती है, ग्लासिन होती है, एमिनो अम्ल से मिलकर के जो बनती है, क्योंकि उनकी संरचना क्या होती है, उनकी संरचना एक सिंपल होती है जिसके कारण वहां पे पेप्टाइड श्रृंखलाएं आसानी से वहां पे जुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड कोलेजन हेलिक्स की। तो कोलेजन हेलिक्स आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के 3 हेलिक्सों के व्युत्पन्न से बनता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे 3 स्ट्रैंड वाले तंतु बनते हैं। और इस प्रकार के प्रत्येक हेलिक्स में एमिनो अम्ल के 1000 अणु होते हैं और प्रत्येक में जो उनके चौथा अणु होता है वो ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसके बाद इनमें क्या होती है, आपकी हाइड्रोक्सी प्रोलिन या प्रोलिन प्रेजेंट होती है। जैसे बात करें हम ट्रिप्लोकोलेजन की, तो इसमें क्या होता है, आपकी 3 हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करती हैं और तीनों हेलिक्स में एक दूसरे से क्या करते हैं, या हम बोल सकते हैं तीनों हेलिक्स एक दूसरे के चारों ओर एक राइट हैंडेड दक्षिणावर्ती सुपर हेलिक्स बनाते हैं। और यह त्रिक्रिस्टल संरचना हाइड्रोक्सी प्रोलिन एकांकों के बीच में जो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, उनके द्वारा बंधित होने के कारण ये एक दूसरे से अधिक प्रबल या दृढ़ हो जाती हैं। इसी में आपकी सुपर हेलिक्स की लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम और उनकी व्यास 15 एंगस्ट्रॉम होती है कोलेजन की। बात करें यहाँ पे टर्नरी स्ट्रक्चर की, तृतीयक संरचना, तो यह संरचना आपकी प्रोटीन अणुओं में समान परिस्थितियों के जो कुंडलीयुक्त होते हैं ना या कुंडलित रहित क्षेत्र होती है, उनकी लंबाई पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं में कॉलिंग से बनती है, कुंडलन से। और यह संरचना सर्वाधिक स्थिर होती है, साथ ही साथ तृतीयक संरचना में डाइसल्फाइड आदि कुछ अन्य जो उनके बंध होते हैं बंधों की उपस्थिति के कारण और अधिक ये क्या होती है, स्थिरीकृत हो जाती हैं और सामान्यतः जो प्रोटीन की संरचना होती है त्रिविमी हो जाती है। इनको हम प्रायः रेशेदार और जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ना उनमें वर्गीकृत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले जो रेशेदार प्रोटीन्स होते हैं कैरेटिन है और फाइब्रिनोजन भी है, वहीं सेकेंड एल्बुमिन होती है। अगर हम तृतीयक संरचना के टाइप्स की बात करें तो उनके बंध पाए जाते हैं कई प्रकार के, जैसे पहला आपको होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ आपकी चौथी आ जाती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से 4 प्रकार के बॉन्ड आपके देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे चौथी चतुर्थ संरचना में क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर पे, इस प्रकार के प्रोटीन्स में एक या एक से अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में
नॉन कोवलेंट संबंध होती है, हम बोल सकते हैं असहसंयोजित। जैसे कि हीमोग्लोबिन के अणु में अल्फा और बीटा प्रकार की दो दो श्रृंखलाएं होती हैं। साथ ही साथ चतुर्थ संरचना दो प्रकार की होती है, जिसमें पहले में क्या होता है, प्रोटीन अणु अनेक असमान पेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं, किंतु इनमें केवल एक ही सक्रिय होता है। वहीं दूसरे में उनमें प्रोटीन अणु समान होते हैं, किंतु जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है उनके बनी होती है। इनका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। सबसे पहले आपके जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं या घुलनशीलता होती है या कॉग्युलेबिलिटी होती है, स्कंदता के आधार पर प्रोटीन्स को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। किंतु एक बुक है इंग्लिश ऑफ फिजियोलॉजिस्ट के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो प्रोटीन्स है उनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला आता है सरल प्रोटीन, सेकेंड आती है सबद्ध या जटिल या कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स, या उसे आप कंपाउंड प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। थर्ड आती है वेक्टर प्रोटीन्स, डेरिवेट प्रोटीन्स। सबसे पहले हम देखते हैं सरल प्रोटीन की। तो सरल प्रोटीन्स में क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन्स जो जल अपघटन की प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप केवल एमिनो अम्ल बनते हैं, और घुलनशीलता के आधार पर इन्हें हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं, कई वर्गों में हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले आती है एल्बुमिन, सरल प्रोटीन्स में आती है सबसे पहले एल्बुमिन। तो एल्बुमिन ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं, साथ ही साथ तनु अम्ल और जो क्षारों द्वारा जल में अवक्षेपित हो जाते हैं। साथ ही साथ तीव्र अम्लों और क्षारों की उपस्थिति में ये घुलनशील, जैसे मेटाप्रोटीन्स होते हैं ना, उनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एल्बुमिन प्राकृतिक में बोल सकते हैं व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जैसे अंडे की सफेदी का एल्बुमिन, या रुधिर के जो सीरम होती है ना ब्लड्स की, उनका एल्बुमिन, सोयाबीन या ल्यूकोसिन, या दाल का जो लेग्यूमेलिन होता है उनमें, या हम बोल सकते हैं राजमा का जो फैसियोलिन होती है, किडनीबिन होती है ना, उनमें आदि में एल्बुमिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम सिंपल प्रोटीन्स में ही ग्लोब्यूलिन की। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स जल में अघुलनशील होते हैं, साथ ही साथ ये सोडियम क्लोराइड जैसे जो उदासीन लवण होते हैं उनके तनुघोल में शीघ्रता से घुल जाते हैं, और ये गर्म करने पर स्कंदित भी हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है एग्लोब्यूलिन, जैसे अंडे का जो पीतक होता है, या उनके जो बेटलिन पार्ट होते हैं उनमें, जो रुधिर के प्लाज्मा का फाइब्रोबिनोजोन होता है उनमें भी, साथ ही साथ जो मैग्जीन होती है ना पेशियों की, या बोल सकते हो माइसोनिनेजन मसल्स पे, उनमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल प्रोटीन्स में ही आपकी ग्लूटेलिन आती है। ये क्या होते हैं, जो अशुद्ध जल होते हैं वो उनके उदासीन लवण में अघुलित होते हैं, किंतु जो तनु क्षारकों में ये घुलनशील होते हैं, जैसे जो धान्य बीज होते हैं ना वो। नेक्स्ट देखते हैं प्रोलैमिन्स। तो ये भी जल में घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ किंतु कुछ जो क्षारक होते हैं उनमें 60 to 80% अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, केवल प्लांट्स में ही ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो जीन मक्का होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं आपकी एस्केलेरोप प्रोटीन्स या एल्बुमिनोइड्स। तो ये पानी में या बोल सकते हो आप सॉल्ट जो तनु अम्ल होते हैं या क्षारक और अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, साथ ही साथ जो प्रोटीन जंतुओं में ये जो प्रोटीन जंतु होते हैं ना उनसे उत्पन्न भी होते हैं। उदाहरण के लिए नेल्स, हॉप्स, हेयर्स, हॉर्न, या कार्टिलेज की जो बोन्स होती हैं वो। नेक्स्ट है हिस्टोन। तो ये अधिक आणविक भार वाले समक्षारिक प्रोटीन होते हैं जो जल में व जो तनु खनिज लवण होते हैं ना उनमें घुलनशील होते हैं, किंतु जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है ना वो उसमें अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लिक अम्ल के प्रोटीन्स,
या हम बोल सकते हैं जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन होता है उनमें। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोटामिन्स। तो ये समक्षारिक प्रोटीन होते हैं, सारे आपके सिंपल प्रोटीन से ही है ना। ये समक्षारिक प्रोटीन्स होते हैं जो जल और तनु अम्ल, साथ ही साथ जो तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उनमें अत्यधिक घुलनशील होते हैं, और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन्स में ये सरलतम प्रोटीन्स हैं जिनका आणविक भार बहुत कम होता है। इसे हम जो मैचर स्पर्म होते हैं ना उससे पृथक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लिक अम्ल का प्रोटीन्स। अब बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की। इनमें इस प्रकार के प्रोटीन किसी सरल प्रोटीन के किसी भी जो अप्रोटीनिक पदार्थ होते हैं ना उससे संबद्ध होने से बनते हैं। और इस कॉन्जुगेटेड के निम्न टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इस प्रकार के प्रोटीन में जो सरल प्रोटीन्स के अणु होते हैं ना वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। ये प्रोटामिन या हिस्टामिन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोशिकाओं के केंद्रक का जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का ही बना होता है। नेक्स्ट आती है आपकी म्यूकोप्रोटीन्स या हम उसे म्यूकोइड्स भी बोलते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पानी में घुलनशील होते हैं और सीरम, अंडे की सफेदी, ह्यूमन यूरिन्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब में ये, या हम बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इनमें भी सरल प्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट के साथ उनसे रिलेटेड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ये एग्जाम्पल आएंगे जो लार में पाए जाने वाले म्यूसिन होते हैं ना, या पेनक्रियाटिक जो हैपेरिन होती है उनमें। नेक्स्ट आती है आपकी क्रोमोप्रोटीन। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स में सरल प्रोटीन्स किसी भी रंजक के साथ मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन या साइटोक्रोम। नेक्स्ट है आपकी फास्फोप्रोटीन्स। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, सरल प्रोटीन्स जो फास्फोरिक एसिड होते हैं उनके साथ संबंधित होते हैं, या हम जो एग होती है उसके ओविबुलेटाइन होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, या कैसिन ऑफ मिल्क में भी। नेक्स्ट लिपोप्रोटीन होती है। इस प्रकार के प्रोटीन्स में सरल प्रोटीन्स लिपिड के साथ संबंध होते हैं, साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल आएंगे ब्रेन, प्लाज्मा और एक्स। नेक्स्ट आती है आपकी मेटलोप्रोटीन। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स में सरल प्रोटीन्स या जो मेटल धातु के होते हैं ना उनसे संबंधित होती है, एसिड, एल्कोहलिक, एल्बुमिनेट्स, वो सारे आपसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डेरिवेटिव प्रोटीन्स की। तो ये व्युत्पन्न जो प्रोटीन्स होते हैं वास्तव में किसी पूर्व स्थित प्रोटीन्स के जल अपघटन या स्कंदन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसमें पहला आता है आपका, हम बात करें प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन्स की, तो प्रोटॉन्स आते हैं, प्रोटियंस आते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में अविलय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आएंगे आपके मायोसिन से मायोसिन। नेक्स्ट आती है आपकी मेटाप्रोटीन्स। तो ये जटिल प्रोटीन्स के जल अपघटन के द्वारा बनते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जो पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सारे, या हम लोग क्षालकीय की प्रक्रिया के द्वारा। इनके भी एग्जाम्पल है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। नेक्स्ट आपकी जो कोगुलेटेड प्रोटीन होती है, स्कंदित प्रोटीन, जो क्या करते हैं गर्म करने से, या बोल सकते हैं हम प्रोटीन्स को गर्म करने से बनता है। उनके जैसे प्रोटीन्स को हम हीट करते हैं ना तो उनसे बनते हैं, जैसे पका हुआ अंडे की जो सफेदी होती है, या पका हुआ मांस, या कुब्ड मीट, ये सारे। सेकेंड होती है आपकी सेकेंडरी डेरिवेटिव प्रोटीन्स में आते हैं प्रोटियोसेस। तो ये पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। इनके भी एग्जाम्पल एल्बुमिन से एल्बुमोस, हाँ, साथ ही साथ ग्लोब्यूलिन से ग्लोब्यूलोस। नेक्स्ट आती है आपकी पेप्टोन्स। तो पानी में वो भी घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ गर्म करने पर ये क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं हीट करने पर ये जमते भी नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी पेप्टाइड्स। तो वो पानी में घुलनशील होते हैं और साथ साथ गर्म करने पर जमता भी नहीं है, और प्रोटीन का जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल
प्राप्त होते हैं। अब बात करें हम प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रूल्स की, मतलब जैविक महत्व उनके, तो सबसे पहले इसमें आता है एंजाइम। तो एंजाइम्स के रूप में क्या होती है आपकी प्रोटीन एंजाइम, या जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, हम बोल सकते हैं बायोकैटलिस्ट जो होते हैं, उनका वर्क करते हैं। और अभी तक लगभग 2000 एंजाइम ज्ञात किए जा चुके हैं, और उनमें से प्रत्येक का एक जो उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, विशेष प्रक्रिया का नियमन करता है। ये भोजन के डाइजेस्टिव या ऑक्सीडेशन, पाचन व ऑक्सीकरण या ऊर्जा की जो विमुक्ति होती है, या हम बोल सकते हैं एटीपी के फॉर्मेशन, या जो कोशिकीय घटक होती हैं डीएनए आरएनए के जियोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। साथ ही साथ बात करें हम इसके ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, तो कुछ प्रोटीन क्या होते हैं विशेष प्रकार के अणुओं से बंधित होकर के रक्त के द्वारा अनेक जो परिवहन में सहायक होते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए हीमोग्लोबिन, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेकर के ऊतकों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ लिपोप्रोटीन जो लिपिड अणुओं को जो रुधिर प्लाज्मा से बोल सकते हो आप यकृत एवं जो एडिपोस टिश्यू होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, उनमें ये परिवहन का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन, कुछ प्रोटीन हार्मोन का भी वर्क करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स या इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन सुरक्षा, तो ये एंटीबॉडीज या जो इनमें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये बाह्य पदार्थों के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और रुधिर में पाए जाने वाले जो थ्रोम्बिन होते हैं, साथ ही साथ जो फाइब्रिनोजन होते हैं, उनमें जो प्रोटीन होती है चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिन। तो कुछ प्रोटीन जंतुओं के लिए बहुत विषैले भी होते हैं, जैसे सर्प का दंशविष या कपास के बीज का जो ग्रोसिपिन होता है, वो रोगजनक बैक्टीरिया के भी प्रोटीन्स। नेक्स्ट आती है सिक्रेशन, श्रवण। तो मकड़ियों एवं रेशम के जो कीट होते हैं, वो उनमें जो फाइब्रोइन होती है वो प्रोटीन स्रावित करते हैं। साथ ही साथ सूखने पर हमें धागों के समान, या हम बोल सकते हैं जो सूखने पर धागों के समान हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। सभी कंकाली पेशी जो होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स, इनमें संकुचन एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आपकी स्टोरेज प्रोटीन, संग्रहक प्रोटीन जो होते हैं, तो प्रोटीन संचित भोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रक्चर प्रोटीन, तो प्रोटीन जो सेल्स होती हैं और उनके ऑर्गन्स होते हैं, कोशिका एवं इसके अंगों की जो झिल्लियों की संरचना में भाग लेते हैं। साथ ही साथ कोलेजन और इलास्टिन तंतु के तंतु और प्रोटीन के बनने में भी ये भाग लेती हैं, हम बोल सकते हैं सहयोजी ऊतक एवं अस्थियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेल सिक्रेशन, कोशिका स्राव। तो म्यूकस या ग्लाइकोप्रोटीन है जो ऊतकों को जो फिसलन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट इसके महत्व देख लेते हैं। हम प्रोटीन्स के अगर महत्व की बात करें, तो प्रोटीन जीवन के लिए एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ होता है, क्योंकि सभी कोशिकाओं की अधिकांश रचनाएं किससे होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट होती है कोशिकाओं में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं, जिसके बिना कोई रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं, तो हम बोल सकते हैं स्वतः प्रोटीन से उसे बनाता है। नेक्स्ट है जीवों में हलचल, जो हमने अभी बताया आपको, एक्टिन और मायोसिन नामक जो प्रोटीन पदार्थों से संबंधित होते हैं, वो पेशियों में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ फाइब्रोजन आदि प्रोटीन के बिना रक्त का तो कोगुलेशन संभव ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। ये थी आपकी प्रोटीन।